नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, एनसीईआरटी का तारतम्य लगातार जारी है और इसी क्रम में इतिहास के पहले अध्याय को हम आज पढ़ेंगे, जिसमें हम जानेंगे कैसे, कब और कहाँ। दोस्तों, ये कक्षा 8 का पाठ्यक्रम है और इसी क्रम में आज हम शुरुआत करते हैं तारीखों से। तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं इस बात में हम जानेंगे। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। जब किसी राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहस चलती रहती है। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता है और हमने भी लोगों को यह कहते सुना होगा कि इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, बस तारीखें रटते चलो। क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है? आप खुद सोचें। इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलाव के बारे में ही होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीजें किस तरह की थीं और उनमें क्या बदलाव आए। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं। हम समय के पहले और बाद में की बात करने लगते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपने आसपास की चीजों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। हम चीजों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं। मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वह हमेशा से ही हो रहा है। लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और कुछ ऐसे सवाल पूछते हैं, क्या वाकई ऐसे ऐतिहासिक होते हैं? किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय के घूंट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफी पीने का चलन शुरू कब हुआ होगा। रेलगाड़ी से खिड़की से बाहर झांकते हुए आपने जहन में सवाल उठा होगा कि रेलवे का निर्माण कब हुआ। रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर यात्रा कैसे कर पाते होंगे। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप यह जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि जिस जमाने में अखबार नहीं छपते थे, उस समय लोगों को चीजों की जानकारी कैसे मिलती थी। यह चित्र जो अभी ऊपर आप देख रहे हैं, इस चित्र में ब्राह्मण ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। जेम्स रेनेल द्वारा तैयार किए गए पहले नक्शे का आवरण चित्र है। ये सन 1782 का। रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनेल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था और इस तस्वीर में दिखाया गया है कि भारत में लोग स्वेच्छापूर्वक अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक ब्रिटेनिया को सौंप रहे हैं, मानो वे उससे भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आने का आग्रह कर रहे हैं। ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। समय को हमेशा साल या महीने के पैमाने पर ही नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कई तारीख तय करना वाकई गलत होता है, जो एक लंबे समय तक चलती रहती है। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया था। इसका स्वाद धीरे धीरे लोगों की जुबान पर चढ़ा था और इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तारीख तिथि नहीं हो सकती। इस तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथि नहीं बता सकते। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ था, अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए थे, यह सब बताना भी संभव नहीं होता। ये चीजें एक लंबे समय में घटती हैं। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की बात कर सकते हैं। एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं कि जब वे खास बदलाव दिखाई देना शुरू हुए होंगे। फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं? इस जुड़ाव की एक वजह क्या है? एक समय था जब युद्ध की बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरे को ही इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजा महाराजाओं को उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार ये लिखते थे कि कौन सा साल यहाँ पे कौन सा साल राजा को ताज पहनाया गया और किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल में वो कौन सी लड़ाई लड़ी, वह कब मरा, इसके बाद वह कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है और इस तरह के इतिहासों में तिथियों का महत्व बना रहता है। जैसा कि पिछले 2 साल के इतिहास की किताब में आपने देखा है कि अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों पर दूसरे सवाल के बारे में भी लिखने लगे हैं। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते रहे होंगे, कि वे क्या पैदा करते हैं और क्या खाते रहे होंगे, शहर कैसे बने, बाजार किस तरह फैले, किस तरह रियासतें बनी, नए विचार पनपे और संस्कृति और समाज किस तरह बदले। कौन सी तारीख है?
कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है? हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी सुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होते। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि हम उन्हें खास घटनाओं में महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। अगर अध्ययन का विषय बदल दिया जाए तो हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं, तो महत्वपूर्ण तारीखें भी क्या होती हैं? बदल जाती हैं। एक उदाहरण पर विचार करो कि भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास में लिखे, हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण था। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के शासन से शुरू होते हैं और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होते हैं। अलग अलग अध्यायों में दूसरे गवर्नर जनरलों हेस्टिंग, वेलेजली, बेंटिंग, डलहौजी, कैनिन, लॉरेंस, लिट्टन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन के बारे में भी पढ़ते हैं। और इसे इतिहास में गवर्नर जनरलों और वाइसरायों को कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला छाया रहता है। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखें महत्वपूर्ण, इन तारीखों, उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर तय होता है। हमें यह ऐसे था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई भी चीज नहीं थी। इसे जानना महत्वपूर्ण हो। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता है। क्या हम इसी दौरान के इतिहास के अलग ढंग से नहीं लिख सकते? गवर्नर जनरल के इतिहास के चौकटे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूहों और वर्गों की गतिविधियों को किस तरह ध्यान दे सकते हैं? जब हम इतिहास या किसी कहानी को लिखते हैं तो उनके टुकड़ों या अध्यायों को बांट देते हैं। और हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे। इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना है कि आसानी से समझा जा सके, याद रखा जा सके। और इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उन कहानियों को पेश करने में मददगार होती हैं। जो इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है, उससे भारतीयों की गतिविधियों कोई मायने नहीं रखती, उसके लिए वहां कोई जगह नहीं होती। फिर क्या किया जाए? जाहिर है हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि हम जिन तिथियों का महत्व दिया जा रहा है, अब तक जिन तिथियों का महत्व दिया जा रहा है, वे महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी। हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएंगी। हम अवधियां कैसे तय करें? अब अवधियां तय करने के लिए सुनिए। सन 1857 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, मतलब ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिख डाली। और इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांट डाला। कालखंडों के निर्धारण में ज्यादातर लोगों ने मान लिया कि क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने में क्या इस तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है? देखिए, इतिहास को समझने के लिए इन 3 कालखंडों को बहुत बेहतर तरीके से बांटा है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश को बांट दिया। इन 3 कालखंडों में आप इंडियन हिस्ट्री को हिंदू के बेस पर देख सकते हैं, मुस्लिम हिस्ट्री को आप हिंदू मुस्लिम के बेस पर देख सकते हैं, या फिर पृथकली देख सकते हैं, और ब्रिटिशर्स इन दोनों के बेस को मिलाकर देख सकते हैं, जो 1600 से लेकर 1800 ईस्वी तक बहुत बेहतर तरीके से बढ़े। और उसके बाद फिर इनके वर्चस्व में क्या हुआ आया और निखार आया। इस तरीके से अंग्रेजों ने काफी समय तक शासन किया, जो आपको सुनने और पढ़ने मिल जाता है। इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? इसकी एक वजह है कि हम इस दौरान की खासियतों, उनके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द प्रतीत के बारे में हमारे विचार को दर्शाते हैं। ये हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच इन आए बदलावों का क्या महत्व होता है। मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने के पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थाओं और कानूनों को लागू किया जाए। मिल ने तो यह तक सुझाव दिया कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना यह था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। और क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है?
क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू अथवा या मुसलमान दौर कहा जा सकता है? क्या इस दौर सारे दौर में कोई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की जरूरत क्या है? अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण के से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्य और आधुनिक, ये 3 कालखंडों में विभाजित करते हैं। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारत को 3 भागों में बांटते हैं, पहला प्राचीन, दूसरा मध्य और तीसरा आधुनिक काल। इस विभाजन की भी अपनी समस्याएं हैं। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से आई है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकत के विकास का युग माना जाता है। पश्चिम को क्या माना जाता है? पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समाज जैसी आधुनिकता की ताकत के विकास का युग माना जाता है ना? क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे विचारे ऐसे ही अपना सकते हैं? जैसा कि आप इस किताब में देखेंगे कि अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी, ना ही यह आर्थिक विकास की प्रगति का दौर था। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते थे। क्या कहलाता है औपनिवेशिक, है ना? औपनिवेशिक क्या होता है? इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था और समाज पर नियंत्रण स्थापित किया। अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया गया, अपनी जरूरतों की चीजों को सस्ती कीमतों पर खरीदा गया, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई गई। इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए? आप यह भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य मान्यताओं और पसंद नापसंद, रीति रिवाजों और तौर तरीकों में क्या बदलाव आया। जब एक देश, सुनना अब, है ना, जब एक देश दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? जब एक देश दूसरे देश पर दबदबा बनाए और उसके राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आए, इस देश के सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दबाव जो है वो उसमें बदलाव आए इस दबदबे के कारण, तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहते हैं। लेकिन जल्दी ही आप ये समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं करते थे। इसलिए इस किताब को हमारे अतीत यानी कि कई अतीतों पर केंद्रित नाम दिया गया है। हम किस तरह जानते हैं? भारतीय इतिहास के पिछले 250 सालों का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन सा स्रोत का इस्तेमाल करते थे? इससे पहले देख लेते हैं कुछ चीजें जो छूट गई हैं। यहाँ पर एक लिप्टन टी का एक जो है वो दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट। इसमें सुने, विज्ञापन पर से भी पसंद और नापसंद तय होती है। पुराने विज्ञापनों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि नए उत्पादों के लिए बाजार किस तरह तैयार हुए और किस तरह नई रुचियां चलन में आई। सन 1922 में लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया यह विज्ञापन इस बात की ओर संकेत करता है कि दुनिया भर के शाही लोग यही चाय पीते हैं, और तस्वीर के पीछे की तरफ एक भारतीय महल दिखाई दे रहा है, जबकि अगले में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार आर्थर घोड़े पर बैठा हुआ है। राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ कनाट की पदवी दी गई थी। इस चित्र में आप देखें, वॉरेन हेस्टिंग्स सन 1773 में भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। इतिहास की किताब में गवर्नर जनरल के कारनामों, जीवनियों और उनकी गौरव गाथाओं और तस्वीरों में उनके भव्य व्यक्तित्व को उभारा जाता है। गतिविधियों की बात करें तो सुने, अपनी माँ या परिवार के किसी अन्य सदस्यों से बात करके उनके जीवन के बारे में पता लगाएं। अब उनके जीवन को अलग अलग कालखंडों में बांटें। प्रत्येक अवधि की महत्वपूर्ण घटनाओं की सूची बनाएं। स्पष्ट करें कि अपने कालखंडों को किस तरह आपने तय किया। सुनिए, प्रशासन अभिलेख तैयार करता है।
अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों को एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीजों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है और उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतियों के फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। ऐसे करने के बाद चीजों को अच्छी तरह से अध्ययन में किया जा सकता है और उस पर वाद विवाद किया जा सकता है। भाई लिखकर कोई चीज दोगे तो उस पर क्या होगा, उसे अच्छी तरीके से उसको अध्ययन कर सकते हैं, 2 से 5 बार पढ़ लेंगे, उसके बाद उस पर अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उस पर टिप्पणी कर लेंगे, वाद विवाद कर लेंगे। और इस समझदारी के चलन में ज्ञापन, टिप्पणी, प्रतिवेदन पर आधारित शासन की सांस्कृतिक संस्कृति पैदा हुई। मतलब इसी चलन के कारण ज्ञापन, टिप्पणी, प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति शुरू हुई, जो शासन में आज की डेट पर क्या चलती हैं, ज्ञापन दिए जाते हैं, प्रतिवेदन दिए जाते हैं। ये सब शासन की ये जो संस्कृति है, ये सब अंग्रेजी शासन के द्वारा प्रदाय की गई। अंग्रेजों को यह भी लगता है था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है, लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवाए थे। तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार यानी आर्काइव और संग्रहालय जैसे स्थान भी बनाए गए थे। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों को ज्ञापनों को आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। वहां आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देशों और सुझाव देख सकते हैं। 19वीं सदी की शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों की सावधानी पूर्वक नकलें बनाई गई थी। उन्हें खुशनवीसी के माहिर लिखते थे। खुशनवीसी या सुलेखनवीस ऐसे लोग होते थे जो बहुत सुंदर ढंग से चीजें लिखते थे। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीकी भी फैलने लगी थी। इस तकनीकी के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्रवाई या दस्तावेज की कई प्रतियां बनाई जाने लगी थी। देखिए ये जो ऊपर आप ये चित्र देख रहे हैं, ये चित्र भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार सन 1920 के दशक में बनाया गया था। जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वायसराय के निवास के नजदीक बनाए गए थे। सुन लो फिर से, जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तब जो राष्ट्रीय अभिलेखागार और राष्ट्रीय संग्रहालय, जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तब अभिलेखागार, राष्ट्रीय अभिलेखागार और राष्ट्रीय संग्रहालय दोनों ही वायसराय के घर के निवास के निकट बनाए गए। इससे पता चलता है कि अंग्रेजों की सोच में इन संस्थानों का कितना भारी महत्व रहा होगा। इसके अलावा गृह विभाग को भेजी गई रिपोर्ट को आप पढ़ सकते हैं। सन 1946 में भारत की औपनिवेशिक सरकार शाही भारतीय नौसेना के जहाजों में सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी। उस समय विभिन्न बंदरगाहों से गृह विभाग को जो रिपोर्ट मिल रही थी उसके कुछ नमूने इस प्रकार हैं। बंबई, इस प्रांत का इस बात का इंतजाम कर लिया गया है कि सेना जहाजों और दफ्तरों पर कब्जा कर ले। शाही नौसैनिक जहाज अभी भी बंदरगाह से बाहर ही है। कराची 301 विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ अन्य संदेहास्पद विद्रोही भी गिरफ्तार किए गए हैं और सारे दफ्तर सैनिक निगरानी में हैं। विशाखापट्टनम स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और कहीं हिंसा नहीं हुई है। जहाजों और प्रतिष्ठानों पर सैनिक गार्ड तैनात किए गए हैं। किसी परेशानी की उम्मीद नहीं है सिवाय इसके कि संभव है कि कुछ सिपाही काम पर ना आए। ये जो है ये मतलब गृह विभाग को भेजा गया भारत सरकार का ये पत्र है। ये ऊपर आपने पढ़ा, ये गृह विभाग को भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार स्त्रोत वन था जिसे अभी हमने आपको सुनाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी क्रम में आगे की तरफ पढ़ना शुरू करते हैं। सर्वेक्षण का बड़ा महत्व। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलना भी महत्वपूर्ण होता था। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसे सही ढंग से जानना जरूरी होता है। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गांवों में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षण में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहां मिलने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहासों व फसलों का पता लगाया जाता था। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों का जानना जरूरी था। 19वीं सदी के आखिर में हर 10 साल में जनगणना की जाने लगी। तो 19वीं सदी के एंड में क्या हुआ था, जनगणना शुरू हुई थी। अभी अपन को पता है ना, जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, उनके इलाके, उनके व्यवसाय के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती थी। इसके अलावा वनस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन्य सर्वेक्षण आदि अन्य दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। अधिकृत रिकॉर्ड
से क्या पता नहीं चलता। रिकॉर्ड्स के इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, फिर भी इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये सारे सरकारी रिकॉर्ड हैं और इनसे हमें यह पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, इसके उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी और बाद के लिए वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड्स से हमें यह समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते हैं, उनकी कार्रवाई की क्या वजह थी। इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनमें उनकी भी कोई कमी नहीं रहती, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना जरा मुश्किल साबित होता है और इस लिहाज से लोगों को डायरियां और तीर्थ यात्राओं, यात्रियों को संस्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं, स्थानीय बाजार में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जैसे जैसे छपाई की तकनीकी फैली, अखबार छपने लगे, विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा, कवियों उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा, लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे हैं जो पढ़ना लिखना जानते थे। इनमें हम यह पता नहीं लगा सकते कि आदिवासी और किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़क पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह अनुभव से गुजर रहे थे। अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हमें इस बारे में भी जान सकते हैं कि जैसे जैसे आप इस किताब में आगे बढ़ेंगे आपको यह बात समझ में आने लगेगी। तो दोस्तों ये जो ऊपर की तरफ हमने जो छोड़ा इन चीज को और अपन देखते हैं। देखिए ये जो पौधा है ये शरीफे का पौधा है जिसे सीताफल बोलते हैं। सन 1770 के दशक का ये फोटो है जिसमें आपको बताते हैं अंग्रेजों द्वारा बनाए गए वानस्पतिक उद्यान और प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालयों में विभिन्न पौधों के नमूने और उनके संबंधित जानकारियां इकट्ठा की जाती थी और इन नमूनों में चित्र स्थानीय कलाकारों के द्वारा बनवाए जाते थे। अब इतिहासकार इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि इस तरह की जानकारी किस तरह इकट्ठा की जाती थी और इसमें उपनिवेशवाद के बारे में क्या पता चलता है। इधर दूसरी तरफ अगर देखें तो यहाँ पर बंगाल में मानचित्र और सर्वेक्षण कानून चल रहा है। जेम्स प्रिंसेप द्वारा बनाई गई तस्वीर सन 1832 की है। इसमें ध्यान से देखें कि सर्वेक्षण में इस्तेमाल होने वाले सारे उपकरणों को चित्र के अलग हिस्से में दिखाया गया है। चित्रकार इस परियोजना में वैज्ञानिक स्वरूप को खास तौर पर जोर दे रहे हैं। इधर पे अगर आप देखें तो सन 1857 के विद्रोहियों की बात लिखी हुई है। तस्वीर को भी बहुत ध्यान से देखना चाहिए, उसमें हमें चित्रकार की सोच पता चलती है। सन 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई सचित्र पुस्तकों में यह तस्वीर कई जगह दिखाई देती है। इस तस्वीर के नीचे लिखा होता था बागी सिपाही लूट खसोट में लगे हुए हैं। अंग्रेजों की नज़र में विद्रोही जनता लालची, दुष्ट और बेरहम थी। इस विद्रोह के बारे में आप कक्षा 5 में भी पढ़ेंगे। इधर दूसरी तरफ देखें तो स्रोत 2 में इंसान के खाने के लायक नहीं है कुछ लिखा हुआ है। अखबार से देश के विभिन्न विभागों में चल रहे आंदोलन का पता चलता है और यहाँ 1946 में हुई पुलिस की एक हड़ताल की खबर दी गई है। इसमें लिखा है कि दिल्ली में 2000 से ज्यादा पुलिस वालों ने बृहस्पतिवार सवेरे अपने कम वेतन और पुलिस लाइन्स बावर्ची खाने से आने वाले घटिया भोजन के खिलाफ खाना खाने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे यह खबर दूसरे पुलिस थानों तक पहुंची वहां भी पुलिस वालों ने खाने से इनकार कर दिया। एक हड़ताली का कहना था पुलिस लाइंस की रसोई से हमारे लिए जो खाना आता है वह कोई इंसान नहीं खा सकता। हमें जो चपाती और दाल खानी पड़ती है वह उसे जानवर तक नहीं खा सकते। इसे हिंदुस्तान टाइम्स 22 मार्च 1946 के लेख से लिया गया है। गतिविधि की अगर देखें तो स्रोत 1 और स्रोत 2 को देखें और क्या आपको प्रतिवेदन के स्वरूप में कोई फर्क दिखाई देता है, बताएं कि आपको क्या फर्क लगता है। तो प्रतिवेदन जो है कुछ इसी तरीके के बनते हैं दोस्तों, उनको आपको देखना और समझना पड़ेगा। ये जो है सरकार, जो भी लोग सरकारी, जिनके माता पिता सरकारी विभाग में काम करते हैं या आस पड़ोस में अगर कोई सरकारी व्यक्ति हैं तो उनसे आप इस तरीके की बातें पता कर सकते हैं कि प्रतिवेदन क्या होता है, ज्ञापन किस तरीके से दिए जाते हैं या क्या होते हैं, या टिप्पणी किस तरीके से नोटशीट पर लिखी जाती हैं, और भी बहुत सारी चीजें मैं स्वयं भी बता सकता हूं। परंतु अब इस चीज पर अब जब आप पृथक या व्यक्तिगत रूप से कमेंट करके हमसे चर्चा करेंगे तो हम इस बात पर जरूर आपको बताएंगे, क्योंकि हमें इस चीज का बहुत अच्छे से नॉलेज है। पर हम इस पर जब आपके द्वारा कहा जाएगा
या फिर कमेंट मिलेंगे, तब हम इस चीज़ को हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ज्ञापन, टिप्पणी या प्रतिवेदन क्या होता है, या इसके अलावा सरकारी काम किस तरीके से किस प्रोसीजर से किए जाते हैं। इसके अलावा आइए कल्पना करें, कल्पना कीजिए कि आप इतिहासकार हैं, आप यह पता लगाना चाहते हैं कि आज़ादी मिलने के बाद एक दुर्गम आदिवासी इलाके की खेती में क्या बदलाव आए। इन जानकारी को ढूंढने के विभिन्न तरीकों की सूची बनाएं। हमने इससे पहले आपको पढ़ाया था कि आदिवासियों को किन चीज़ों का सामना करना पड़ा परेशानियों को रह के, जैसे जो बाद में, जैसे देश आज़ादी के बाद में बहुत से लोगों ने क्या किया, खेती करना शुरू किया, पर धीरे धीरे वहाँ पर क्या है, घर मकान बनने लगे, लोग क्या है, उनकी जो जहाँ जिस जगह पर लोग रहते थे उन जगह को हटाकर वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ वगैरह बनाने का काम शुरू होने लगा। फिर धीरे 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 ये जो चीज़ें हैं बढ़ती गई, इससे काफ़ी चीज़ों में बदलाव आया। और हमने एक चैप्टर में ये भी पढ़ाया आपको, जिसमें ये बताया गया था कि आदिवासियों को उनके निज पृथक स्थानों से पृथक करके आज उन पर बेरोजगारी की प्रॉब्लम जो है वो बड़ी लेवल पर बन गई है। इसके अलावा बहुत सारी समस्याएं जिनके उनके क्षेत्र से हटा देने से उन पर आ गई है। अब वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, मजदूरी पर बेस है, और इस मजदूरी पर बेस होने के कारण उनकी आय के साधन जो हो गए हैं वो क्या हो गए, पूर्व में भी लिमिटेड थे बट अब और ज़्यादा लिमिटेड हो गए हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं जो हैं वो आई थी। पर इस पर आप स्वयं कल्पना करें और इस पर जो भी जानकारी आप जानते हैं वो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। तो दोस्तों, ये जो पूरा चैप्टर था, ये पहला चैप्टर कब, कैसे और कहां, ये अध्याय 1 था। इसे कक्षा 8 के पाठ्यक्रम से लिया गया था। इसमें हमने जाना हमारे अतीत के भाग 3 के बारे में। और ये जो तीसरा पार्ट है, इसमें हम बहुत सारी इतिहास की अच्छी बातें को पढ़ेंगे। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द हमारे चैनल से जुड़ जाएं और हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सब्सक्राइब करवाएं और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि हम अपनी सारी जानकारी आप लोगों तक पहुंचा सकें और हम एक बड़े समूह के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत हों और उन्हें आप बताएं कि हमारे पास कितने नॉलेज के और कैसे कैसे मतलब व्यक्तियों के साथ हम अच्छे आगे के चैप्टर्स को पढ़कर अपने आप को निखारने वाले हैं या हम उसको बेहतर करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये जो जानकारी जो क्रम है ये लगातार जारी रहेगा। हमारे इस चैनल से आप सभी तक जो भी जानकारी दी जाती है, इसमें अगर त्रुटि हो तो दोस्तों, ये जो मनुष्य जीवन है कहीं ना कहीं त्रुटियां होती रहती हैं। इन सभी चीज़ों पर हम आपसे क्षमा चाहते हैं और अब भविष्य में आपके द्वारा इस बहुत अच्छे कमेंट्स के माध्यम से ये चाहेंगे कि आप हमारे जो पढ़ाने के तरीके हैं या फिर कोई भी चीज़ें हैं जिन पर आप हमारे में अपडेशन चाहते हैं या अपडेट हमें कर सकते हैं, तो एक बेहतर अपडेट हमें हमेशा आपकी तरफ से चाहते रहेंगे और आपकी तरफ से हमारा जो मार्गदर्शन है वो उसके लिए हम हमें सदा आभारी रहेंगे। और ये जो क्रम है लगातार हमारा बना रहे, इस चीज़ के लिए हम आपसे, आपके सभी लोगों से और हमारे टीम के साथ मिलकर आप सभी का हमेशा आभार प्रकट करते रहेंगे। और इसी क्रम के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। अगले चैप्टर में हम फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। जब तक हमारे पास कुछ खास नया नहीं है, लेते हैं हम आपसे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।